ये रहा इंटरनेट पर जारी किया गया बिहार बोर्ड के द्वारा गणित का ऑफिशियल मॉडल पेपर। जिस प्रकार से इस मॉडल पेपर में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसी प्रकार से या आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड इसलिए जारी करता है मॉडल पेपर ताकि उसे आप देखिए, समझें कि कितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में, किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आज आपका इसका टेस्ट होगा, देखते हैं कि कौन बच्चे कितने प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि आपकी तैयारी जो हुई है वह कितनी हुई है। तो जल्दी से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेशन को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। जो बच्चे इसे अनदेखा करेंगे उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगी। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यही आपको अंदाजा लगाने का, यह आपको सुनहरा मौका बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया है। यह बिहार बोर्ड जब क्वेश्चन जारी करता है तो उस क्वेश्चन को समझना, जानना, उसका उत्तर जानना यह बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सब चीज आपको बताएंगे इस वीडियो में। काफी कमाल का वीडियो होने वाला है। यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे आपको विषय कोड देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे 110 लिखा गया है। 110 का मतलब हो गया कि जो बच्चे प्रथम पाली में परीक्षा देंगे उनका विषय कोड 110 होगा, और जो बच्चे द्वितीय पाली में परीक्षा देंगे उनका विषय कोड 210 होगा। एडमिट कार्ड पे आपको यह सारी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा बाबू आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या होती है, आपको यह बताना है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया। फटाफट से नीचे कमेंट करके बताइए आपको पता है तो नहीं पता है तो ध्यान से समझते जाइएगा और एक एक बातों को नोट करते जाइए, क्योंकि जिस प्रकार से जो बात आपको बता रहा है यही बात आपको फिर से परीक्षा में दोहराया जाएगा, पूछा जाएगा। क्योंकि बिहार बोर्ड इसीलिए जारी करता है कि आप मॉडल पेपर को समझें और उसके बाद से आपका परीक्षा होगा तो आप बेहतरीन करें उसमें। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर इसलिए डी होगा क्योंकि संयुक्त संख्या का मतलब होता है भाज्य संख्या, ठीक है। और भाज्य संख्या कौन होती है? जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा निकले, यानी कि वह संख्या जो कि 2 संख्या से ज्यादा संख्या से वह विभाजित हो जाए। तो 4 आपका क्या हो जाएगा? यह आपका संयुक्त संख्या हो जाएगी, यानी कि भाज्य संख्या हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। एक एक बातों को नोट करके रखिएगा। एक चीज आपको कंफर्म करना चाहेंगे, आपके परीक्षा में यह संयुक्त संख्या न पूछेगा, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। यह पूरी गारंटी है मेरी कि पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वही होती है जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं हो। हमने आपको कई बार बता चुका है, जैसे कि 13 हो गया, 17 होगा, और ऑप्शन में 13 या 17 ये दोनों में से कोई रहेगा। बिल्कुल, ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें बहुत सारा मॉडल पेपर, बहुत सारा क्वेश्चन पेपर देखने के बाद से अनुभव हो गया है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाई कौन सी संख्या है? बताइए तो पाई कौन सी संख्या है? तो पाई आपका हो जाएगी कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या, क्योंकि कई बार हमने आपको बताया। तो देखिए, जो आपको बताते हैं, पढ़ाते हैं, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% रहता है कि आपका पूछा ही जाएगा। और मेरा किताब आ चुका है मार्केट में, वो खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। डीएलएस एजुकेशन के नाम से किताब है, यानी कि रोशनी पब्लिकेशन से आया हुआ है किताब मेरा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। नई किताब खरीदते हैं तो जल्दी से जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दबाइए और हमारे वेबसाइट पे पहुंचिए जल्दी से, ठीक है। लेकिन वीडियो को ये टेस्ट देने के बाद अगला है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या कौन होता है बाबू? अपरिमेय संख्या वही होता है जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहां से आपको 4 ऑप्शन से ये चेक करना है कि कौन अपरिमेय संख्या है, यानी कि किसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर में हम ए देख रहे हैं, तो ए नंबर दिया गया √3/√12। तो √12 को हम कटाएंगे 3 से, तो कितना होगा? √1/, हो जाएगा कितना? 4 × 12 यानी कि 4। और √1/4 को जब बाहर करेंगे तो 1/, हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का क्या होता है? 2 होता है। चलिए, तो ये आपका परिमेय संख्या आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 7/7। 7/7 को घटाएंगे तो क्या होगा? √1/1 हो जाएगा। √1/1 जब इसका वर्गमूल करेंगे तो केवल 1 बचेगा, यानी कि ये भी आपका परिमेय आ गया। आपका ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, तो डी में दिया गया है √2 × √2। तो 2 को रूट में से एक बाहर हो जाता है संख्या, यानी बचेगा केवल 2। तो 2 बचेगा तो 2/1 हो जाएगा, ये भी परिमेय हो गया। लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी देख रहे हैं, ये दिया गया है √2/10। इसे जब हम देखिए, एक एक बातों को समझिए। हर चीज बाबू हम समझा रहे हैं ताकि आप बेहतरीन करें, हम आपके लिए कर रहे हैं, इसलिए एक एक बातों को नोट कीजिए, दिमाग में बैठा दिए। एक बार में नहीं होता है, 2 बार वीडियो देखिए, रिपीट करिए, लेकिन एकदम जबरदस्त धमालना चाहिए प्लीज। तो क्या हो जाएगा? कटेगा तो कितना होगा? 1/√5 हो जाएगा। ये कटेगा तो 1/√5 हो जाएगा। अब 1/√5 को जब हम लोग इसको करेंगे तो 1 का 1 होता है, हमने आपको बताया, लेकिन √5 बाहर नहीं जाएगा, यानी कि √5 ही हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि √5 कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या है। तो यानी कि अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से समझिएगा, तब तो मजा आएगा ना, गर्दा मचाएगी एकदम परीक्षा में। चलिए, मां सरस्वती आपका सफलता जरूर दिलाएगी। बस ईमानदारी पूर्वक आप वीडियो देखिए, तैयारी कीजिए मजेदार तरीके से। इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे से वीडियो मिला करे। अगला बाबू प्रश्न कह रहे हैं कि 2 संख्याओं के लसा तथा मसा बराबर होती है, तो वह संख्या कैसी होती है? तो वो भी संख्या आपकी बराबर ही होती है, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल हो जाएगा राइट जवाब। आपने एक फॉर्मूला याद किया होगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल
बराबर होता है लसा गुणे मसा, ठीक है, लसा गुणे मसा यानी कि HCF गुणे LCM होता है, ये होता है, यानी कि वह भी संख्या क्या होगी, बराबर होगी। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 0.29 पे रेकरिंग है, यह बराबर क्या होगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है और इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, और इसमें अगर मॉडल पेपर में 2 रेकरिंग वाला आ गया है तो आपके एग्जाम में 1 पे रेकरिंग वाला आएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो अभी आपको हमने बता चुका है, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल जो भी संख्या आपको दी गई है उसको लिख लेना है। जैसे कि 29 दिया गया है तो 29 हमने लिखा, उसके बाद से बट्टा लगा देना है, और जितना पे रेकरिंग है 0 के बाद उतना 9 लिख देना है नीचे, यानी कि 2 पे रेकरिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 को 9 लिख देंगे, यानी कि 29/99 जो होगा ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा। चलिए आगे बात करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, क्या बोला गया है कि आपको क्या याद करके रखना है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्रश्न कह रहे हैं कि 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यूज होगा वो कितना होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 1 - 1 sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 होती है, ठीक है। अब इसका कह रहा है कि स्क्वायर कर दीजिए, तो हम लोग इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब जैसे ही स्क्वायर करेंगे 1 तो 1 रख देंगे, माइनस तो माइनस रख देंगे, और √3 का स्क्वायर करेंगे केवल बचेगा 3, ठीक है। और 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। √3 को हमने 2 बार गुणा करेंगे तो हम लोग केवल 3 प्राप्त होगा, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर करेंगे केवल 2 है, न कि √2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4। अब इसका हम लोग घटाव बना देंगे, तो 4 और 1 का घटाव बनाएंगे कितना होगा, ये एलसीएम करेंगे कितना होगा, 4 होगा। और 1 में 4 से गुणा करेंगे हो जाएगा 4, और 4 में 4 से भाग देंगे 1 बचेगा, और 1 में 3 से गुणा कर देंगे हो जाएगा कितना, 3। यानी कि अब 4 में से 3 घटेगा कितना, 1 बटा यहाँ पे 4, क्या हो जाएगा 1 बटा 4 कहाँ पे दिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया। बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको घटाव बना देना है भिन्न का घटाव बनाने को आता है, तो आपको पूरी तरीके से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपका वैल्यू का मान याद, मतलब कि यहाँ पे मान याद होना चाहिए कि sin 60 का वैल्यू कितना होता है। और इसके लिए हम आपको एक स्पेशल वीडियो बना देंगे कि इसका मान कैसे याद किया जाता है, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या हुआ वीडियो चाहिए, कि किसी भी sin 60, sin 30 या tan 30, tan 45, cosec 60, मतलब इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है, कैसे आप याद कर सकते हैं। क्योंकि काफी बच्चों का सवाल आता है कि सर इसको याद करना काफी कठिन है, बहुत जल्दी हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका 10% शांत होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए तो किसका 10% शांत होगा। चलिए तो आप सभी जानते हैं कि हमने आपको कई बार बताया है कि जिस भिन्न के हर के गुणनखंड में 2 और 5 आता है वह शांत होता है, 2 5 के अलावा दूसरा होता है तो वह शांत होता है। तो यहाँ पे 7/40 दिया गया, तो 40 आपका हर है, तो 40 जब हर है, हर का गुणनखंड कीजिए तो कहेगा कि सर यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे सर 10 होगा, यहाँ पे सर 5 होगा, और यहाँ पे सर 1 होगा, ठीक है। 5 से करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं केवल 2 × 2 × 2 × 5 आ रहा है, यानी कि केवल 2 और 5 आ रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आ रहा है। तो यह संख्या क्या हो जाएगी, आपका शांत संख्या हो जाएगी। एक चीज याद करके रखिएगा कि शांत संख्या में अगर 2 5 आता है लेकिन कोई दूसरा और भी संख्या आ जाता है, जैसे 3 4 5, ये 3 7 9, मतलब कोई दूसरा संख्या आ जाएगा तो वह फिर अशांत हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि केवल या तो 2 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए, नहीं तो 2 केवल आ जाए, चाहे केवल 5 आ जाए, तो अभी वो शांत होगा, अन्यथा वह शांत हो जाएगा। अब देखिए इससे क्वेश्चन रहेगा शांत अशांत से, आप एकदम निफिक्र हो जाइए, आप रट लीजिए कि ये शांत अशांत से 2 नंबर आपका क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में बन ही गया। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में किसका 10% शांत होगा। फटाफट नीचे कमेंट करके बताइए कि किसका 10% शांत होगा। अभी आपको हमने बताया कि जिस भिन्न के हर में या जिस भी परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में अगर 2 और 5 नहीं आएगा वो आपका अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पे डी नंबर दिया गया है 31/343, 343 का जब आप कीजिएगा तो इसमें 2 और 5 के अलावा दूसरा संख्या यहाँ पे आएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये आपका अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका अशांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आप 2 का पावर n × 5 का पावर n के रूप में पढ़े होंगे ना, वही कह रहा है कि 2 का घात आपका n होगा, मतलब कि होना चाहिए, केवल 2 का घात होना चाहिए, नहीं तो 5 का घात होना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाता है इसमें, यानी कि क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए बहुत बड़ी, अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न कह रहा है कि 400 के अभाज्य गुणनखंडों में कितने 5 के घात कितने हैं। यानी कहने का मतलब कि ये है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फटाफट से आपको वो संख्या लिख करके इसका गुणनखंड निकाल लेना है। तो जैसे यहाँ पे 400 है, 400 के 2 से घटाइएगा तो कितना होगा, सर कहिएगा कि सर 200 होगा, 200 के घटाइए कितना होगा, कहिएगा सर 500, ये आपका
50 होगा। अब यहाँ पे 2 से कटेगा कितना होगा सर, कहिएगा सर 25 होगा, बिल्कुल। अब 5 से कटेगा कितना होगा, यहाँ पे 5 होगा, और यहाँ पे 5 से कटेगा कितना होगा, 1 होगा। यानी कि अब 5 का घात पूछ रहा था, 5 का घात कितना बड़ा है, 5 का घात 2 ये बड़ा है, तो यानी कि 5 का घात 2, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। बस ज्यादा कुछ माथा पीछे नहीं करना, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, आपका आंसर जो होगा बिल्कुल राइट जवाब निकल करके फटाफट से चल आएगा। अगला देखिए, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि 130 बराबर 15 गुणे 8 प्लस 10 दिया गया है का मसा जो है x और y है, तो x और y का वैल्यू जो होगा वह क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि 130 और 15 का जो मसा है वह इन सभी ऑप्शन में से किसका मसा वही होगा जो 130 और 15 का निकल के आएगा। और एक चीज यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, तो यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दिया गया है। क्या दिया गया है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे देख सकते हैं a 130 a है, b आपका क्या है 15 है, और r q क्या है 8 है, और r आपका यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पहले आप निकालिए 130 और 15 का एचसीएफ। 130 का अगर आप इसको गुणखंड करते हैं तो 2 इंटू 5 इंटू 13 होगा, और 15 का गुणखंड करते हैं तो अब क्या निकलेगा 3 इंटू 5 होगा। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो जो कॉमन होता है वही आपका एचसीएफ होता है, यानी कि 5 हो गया। अब इन ऑप्शन में देखिए कि किसका कॉमन जो है 5 है, तो देख सकते हैं इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया है 15 कमा 10, इसका कॉमन 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका जो ए नंबर होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। बस सीधी सी बातों में आप समझिए कि इसका मसा इन सभी में किसके मसों के बराबर है, बस इतना समझिए, ज्यादा माथापेची करने की जरूरत बाबू नहीं है। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न, कि रूट 125 का परिमीकरण गुणांक। अब परिमीकरण गुणांक का मतलब ये होता है, देखिए आप लोग 10वीं क्लास में तो नहीं पढ़े होंगे, इसके पीछे क्लास का ये क्वेश्चन उठाया गया है, ये आपके पिछले क्लास का क्वेश्चन है 9th में क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे। 125 का रूट में दिया गया इसका परिमीकरण गुणांक का मतलब होता है कि किस संख्या से गुणा करें ताकि वह परिमेय में बदल जाए। तो यहां से ऑप्शन में कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम गुणा करेंगे ताकि वो परिमेय बदल जाएगा, तो कहेंगे सर रूट 5 में अगर गुणा करते हैं परिमेय बदल जाएगा। कैसे, देखिए 125 रूट में दिया गया है, अब गुणे अगर करते हैं हम लोग 5 से तो क्या हो जाएगा, ये 625 हो जाएगा। 625 होगा ना, 125 में 5 गुणे 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 होता है, यानी कि परिमेय में बदल गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही बस आपको ध्यान देना है और आपका आंसर बिल्कुल निकल करके चला आएगा। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सभाज्य है। अब देखिए सभाज्य वही संख्या होती है जिसका मसा 1 निकलता है, यानी कि जिसमें एक कॉमन होता है, मसा 1 निकलता है। तो अगर आप इसका भी मसा निकालिएगा, इसका भी मसा निकालिएगा, इसका भी मसा निकालिएगा, तो यह एक मसा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 9 और 16 को निकालिएगा तो इसका मसा 1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो ए नंबर दिया गया है, ये ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, कह रहे हैं कि रैखिक बहुपदों में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। देखिए आपको बताए थे ना, बिल्कुल बताए थे, कहेंगे सर बताए थे आप, तो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि रैखिक बहुपदों की जो संख्या होती है वो आपका 1 होता है, यानी कि 1 आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि बहुपद x-1 का शून्य क्या होगा। ये तो काफी इजी है क्वेश्चन। देखिए जब भी शून्य का निकालना है तो हमने आपको बताया कि उस क्वेश्चन बराबर मतलब वो क्वेश्चन लिख करके बराबर में 0 लिख दीजिएगा, तो x-1 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा फटाफट बताइए 1 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, कहिएगा सर 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए नंबर बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक एक पॉइंट को आप समझते जाइए, लिख लीजिए, नोट कर लिए, जैसे भी करके आप मतलब याद करना है, वो प्लीज रिक्वेस्ट है, आपके भविष्य की है सवाल है। अगला क्वेश्चन आप एकदम गर्दा मचाइए, 17 फरवरी के दिन मैथ की परीक्षा है और 17 फरवरी के दिन आपको गर्दा मचाना है। प्रश्न कह रहा है कि किसी बहुपद किसी द्विघात बहुपद के शून्य की यदि -4, 7 दिया गया हो, -4 और 7 दिया गया हो, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो देखिए शून्य का मतलब हो गया कि यह एक अल्फा, बीटा दिया गया है। तो जब भी आपसे द्विघात बहुपद पूछेगा तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कीजिएगा तो कितना होगा, अल्फा का मान -4 दिया गया तो -4, आप प्लस में बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, निकले कितना 3 हो गया, ये माइनस में था तो आपके कितना निकलेगा 3। अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे -4 गुणे कितना हो जाएगा 7, 7 चौका कितना होता है 28, तो हो जाएगा माइनस का 28। ठीक है, अब चलिए, अब द्विघात बहुपद बराबर एक सूत्र होता है, द्विघात बहुपद बराबर एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो x² रहने देंगे, माइनस तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या निकला था, तो 3 निकला था, तो लिख देंगे 3x प्लस
अल्फा इंटू बीटा क्या निकला था, तो माइनस का 28 निकला था, हमने यहाँ पे माइनस 28 लिख लिया। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए माइनस प्लस को धीरे से, तो आप हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अब माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x, माइनस में गुणा करेंगे 3 में और फिर x से तो हो जाएगा माइनस 3x, और यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 28, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 जो दिया गया है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया आपका आंसर, आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा ये 2 नंबर में ही पूछा जाता है। कैसे बनाए थे अभी हम आपको, तो वैसे ही आपको बता देना है एग्जाम में, ठीक है, लिख देना वैसे ही। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न वही क्वेश्चन पूछ दिया गया उसी तरीके के, लेकिन यहाँ पे योगफल और गुणनफल दिया गया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल 5,6 है, तो बहुपद बता दीजिए। तो यानी कि इसका योग, ये शून्यकों का योगफल कितना है 5 है, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है 6 दिया गया, गुणनफल आपको दिया गया है। तो सूत्र आपको हमने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, माइनस तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 5, और इसमें एक्स से गुणा कर दिया हो जाएगा 5x, और प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका 6, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कहाँ पे दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला बहुत ही बाबू शानदार प्रश्न है, कह रहा है कि यदि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस का 8 के शून्य का अगर अल्फा और बीटा होती है तो अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कीजिए। देखिए काफी कमाल का क्वेश्चन है और इसका एक फॉर्मूला होता है, लेकिन आप फॉर्मूला मत पढ़िए, आप बिना फॉर्मूला का बना दीजिए इसका। जब भी अल्फा इंटू बीटा पूछेगा तो क्या करना है, जो भी आपको बहुपद दिया गया है उसके सबसे लास्ट वाले संख्या को लिख लेना है। लास्ट वाला संख्या कौन है बाबू, 8 है, 8 लिख लिया, और उसके बाद पहला वाला बाटा में लिख दीजिए। पहला वाला संख्या कितना है, इसमें वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर में किससे गुणा किया गया, 1 से गुणा किया है, यानी कि आपको लिख लीजिए नीचे में 1, 8 बटा 1 कीजिए कितना होगा 8, आपका आंसर हो गया 8। कहां पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में, बस बिल्कुल आपका राइट जवाब हो गया, कुछ ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। और फॉर्मूला भी आपका यही होता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या चीज, सी बट्टे ए, ठीक है। तो वही आपका सी का मान आपका 8 है और ए का मान 1 है, यानी कि सी कटा दीजिए, 8 बटा 1 क्या हो जाएगा आपका 8 निकल करके चला आएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसको सोच समझ करके सॉल्व करके तब इसका जवाब देना है। प्रश्न कह रहा है कि बहुपद fx बराबर दिया गया 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, तो f इंटू माइनस 1 का मान जो होगा क्या होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जहां जहां x है वहां वहां आपको -1 रख देना है, ठीक है। जैसे कि 3 इंटू एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर जगह आप -1 रख दीजिए, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। -7 इंटू फिर x है तो x की जगह -1 रख दीजिए, आप +2 कर दीजिए। अब देखिए ध्यान से, 3 तो 3, 1 का स्क्वायर करेंगे -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, माइनस तो माइनस और इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मैंने गुणा कर दीजिए 7 -7 में -1 से गुणा कीजिए हो जाएगा 7 और प्लस हो जाएगा 2। अब देखिए ध्यान से, 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, 7 तो 7, 2 तो 2, अब कितना हो गया 7 3 10 और 10 2 12, 12 आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आएगा यार, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए, ये भी कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या होगा। अभी आपको हमने बताया कि जब भी शून्य से क्वेश्चन रहेगा तो x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 कर लीजिए, ठीक है, 0 कर लीजिए। और इसका बताइए क्या होगा, अब x स्क्वायर को पक्षांतरित करेंगे तो हो जाएगा कितना, x स्क्वायर माइनस 3 को पक्षांतरित करेंगे हो जाएगा 3 और x बराबर हो जाएगा कितना, रूट का 3, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि रूट में जब आंसर आता है तो वो प्लस माइनस दोनों में आता है, यानी एक हो जाएगा आपका +√3 और एक हो जाएगा -√3, ठीक है। अब देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन का आएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है x स्क्वायर माइनस 11 के शून्य की क्या होगा, ठीक है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है जो कि काफी अनुभव के जरिए आपको हम बता रहे हैं, इसे आप बना लीजिएगा, एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। तो उसका आंसर आएगा √11 और माइनस का √11, ठीक है, जो आपको हमने बताया कि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन 6x माइनस 2y बराबर 0 तथा 10x प्लस 2y बराबर 32 का हल होगा। हल का मतलब क्या होगा, यानी कि x और y के यहाँ पे वैल्यू बताना है, तो वैल्यू क्या होगा फटाफट से निकल के बताइए। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान से समझते रहिए। जब भी ऐसा पूछे तो आपको क्या करना है, आपको इसे सॉल्व करना है, या तो विलोपन से या प्रतिस्थापन से या बर्गुरर किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे 6x माइनस 2y बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 1, और इसको लिख देते हैं 10x, ठीक है, और यहाँ पे है 2y बराबर 32, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर आपका 2। इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को यहाँ पे जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10x और 6x कितना हो जाएगा 16x,
ठीक है, और 2x और प्लस 2x यहाँ पे दिया गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा कि ये x बोल रहा है, y दिया गया है, -2y और +2y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा आपका। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32/16 हो जाएगा कितना, 16 दूनी 32, 2 आपका 2 आ गया। x का वैल्यू जब 2 आ गया, ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू जब 2 आ गया तो समीकरण 1 में आप रख दीजिए x का वैल्यू। तो समीकरण 1 क्या है, 6x - 2y बराबर 0 है। x के बदले आया है 2, यानी कि 6 × 2 - 2y बराबर हो जाएगा 0। तो 6 × 12 यानी 12 - 2y बराबर हो जाएगा 0। तो -2y बराबर, इसको 75 कर दिया, माइनस का 12, तो माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, 12/2, यानी हो जाएगा आपका 6, यानी कि 2,6 जो होगा आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या पे दिया गया, ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है बी नंबर में, कि x का वैल्यू जो होगा आपका 2 होगा और y का वैल्यू जो होगा आपका 6 होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न जो है हम सभी का क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि रेखाएं 4x + py बराबर 6 तथा 12x + 9y बराबर 12 समानांतर है तो p का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसको ज्ञात करने के लिए क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि a1/a2 क्या है, तो 4 इसमें कर देंगे 12 और इसमें p हो जाएगा आप कितना 9, 3 गुणा कर दीजिए, p में 12 से गुणा कीजिएगा, क्या हो जाएगा 12p यानी कि 12p और 9 चौका 36। ठीक है, p बराबर क्या हो जाएगा 36/12 यानी कि 12 बढ़ते हैं 36, ऑप्शन क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। एक एक पॉइंट आप नोट करते जाइए जो चीज हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, क्योंकि खुद बिहार बोर्ड के द्वारा बाबू जारी किया गया क्वेश्चन है, हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं जितना भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय x + 2y बराबर अगर 3 दिया गया है और 5x + ky बराबर 15 है, तो अनगिनत हल के लिए आपको k का वैल्यू ज्ञात करना है। बस सिर्फ वही आपको कर देना है जो आपको हमने करके दिखाया था। जैसे x ये a1/a2, तो a1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1/, यहाँ पे और हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा आपका क्या चीज, बराबर हो जाएगा आपका 2/k हो जाएगा, 3 गुणा कर दीजिए, यहाँ पे k बराबर 1 में k से करेंगे k अपान 2 10, यानी कि k बराबर कितना हो जाएगा 10, k बराबर कहाँ पे दिएगा आप 10, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। बस इतना सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है बाबू। चलिए आगे बात करते हैं। तो इतना आसान क्वेश्चन आता है, बस आप थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। प्लीज बाबू रिक्वेस्ट है आपसे, देखिए आपके भविष्य के सवाल है, आप ऐसा कीजिए एकदम मतलब मजेदार तरीके से तैयारी कीजिए, एकदम धमाल मचा दीजिए। अब खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, एकदम लाजवाब धमाल मचा देना है। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। चलिए आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आगे से वीडियो मिला करें, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, और हम आपको बताते हैं तो क्या आपको समझ में आता है नहीं आता है, आप हमें बताइए कि कैसा वीडियो आपको लगता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण आपको बताना है। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण आपको क्या हो जाएगा, आपको फटाफट से यहाँ पे फाइंड कर देना है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा जो यहाँ पे दिया गया है x + 2 इंटू का x + 2 का होल स्क्वायर बराबर 3 × x + 4। ठीक है, ये द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा, लेकिन यहाँ ये जितने भी संख्या ये द्विघात समीकरण नहीं होता है। तो आप सभी ये बताइए हमें नीचे कमेंट करके कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल अगला देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, फटाफट से देखते हैं कौन बच्चे फटाफट से इसका जवाब दे पाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण px² + qx + r बराबर 0 है, तो p बराबर नहीं है 0 के मूल क्या होंगे। अब कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका फॉर्मूला पूछा है, लेकिन फॉर्मूला में क्या है कि इसका मान चेंज कर दिया है। हम लोग क्या पढ़े थे, ax² + bx + c पढ़े थे, लेकिन ax² की जगह px² दे दिया है और यहाँ पे qx दे दिया गया है और यहाँ पे अब c की जगह r दे दिया है। तो इस प्रकार से जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ चेंजिंग की गई है, तो आपको भी थोड़ी सी चेंजिंग कर देना है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा -q + -q² - 4pr/2p, क्योंकि हम लोग जब ax² + bx + c बराबर 0 होता था तो उस समय हम लोग का फॉर्मूला क्या होता था, वो होता था -b ± √b² - 4ac/2a हुआ करता था। तो यहाँ पे जो है चेंज कर दिया गया है, तो चेंज किया गया तो हम भी चेंज कर देंगे, b के जगह यहाँ पे q किया गया तो b के जगह हमने भी यहाँ पे q रख दिया, और फिर b के जगह q तो b की जगह q रख दिया, यहाँ पे a के जगह p तो एक जगह p रख दिया, r के जगह c के जगह r तो r भी रख दिया, और नीचे 2 के जगह 2a होता था तो यहाँ पे 2p हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा -p
प्लस माइनस अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बटे 2p, यानी थोड़ी सी बस यहाँ पे चेंजिंग की गई है, तो आपको भी फॉर्मूला में भी चेंजिंग कर देना, आपका आंसर निकल के चला आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे घुमाया गया है, जैसे कि आप गलती कर दे तो आप तो एकदम प्यारे स्टूडेंट हैं, आप लोग गलती कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल आपसे गलती नहीं होगा, सोच समझ के बनाइएगा, आपका लाजवाब रिजल्ट आएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो जब भी आपसे मूल की प्रकृति पूछेगा तब प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको क्या होता है, डी निकालना होता है, ठीक है। तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर करेंगे तो बी क्या है आपका यहाँ पे 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे आप लोग, ठीक है, माइनस 4ac, 4 यहाँ पे 4 गुणे ए का वैल्यू कितना है 6 है, इंटू सी का वैल्यू कितना है तो 1 है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा आपका 36 माइनस 6 चौका 24 और फिर आपका 1 से गुणा करेंगे तो 24 का 24 से आएगा, ठीक है। अब चलिए, जब यहाँ पे 24 का 24 आ गया तो यहाँ पे जब हम लोग घटाएंगे 36 में से 24 घटाएंगे तो कितना होगा 12 होगा, ठीक है। अब 12 आ गया, इसका मतलब हो गया कि डी का वैल्यू बड़ा हो गया किससे, 0 से। तो जब डी का वैल्यू बड़ा हो जाएगा जिससे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाना चाहिए कि वास्तविक और असमान, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा इसका मूल होता है समीकरण का, द्विघात समीकरण का, और योग का मतलब होता है इसका जोड़, और इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ए, ठीक है। इसमें भी आपको थोड़ा सा नियम लगा देना है, इस फॉर्मूला पे नहीं जाना है, बिना फॉर्मूला पे निकाल सकते हैं आप। क्या कीजिएगा, बीच वाला मान लिख लीजिएगा, बीच वाला मान कितना है 18 है, और पहले वाला मान लिख लीजिएगा कितना है 3 है। अगर प्लस होगा तो माइनस कर दीजिएगा, माइनस होगा तो प्लस कर दीजिएगा, तो यहाँ पे माइनस है तो इसको प्लस कर दीजिए। अब इसको कटा दीजिए, कितना हो जाएगा 6 3 18, आपका आंसर क्या हो जाएगा 6 पर कहाँ पे दिएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिएगा, आपका आंसर निकल के चला है। बस इतना ही सिंपल होता है, बस आखिर कुछ नहीं करना है। जब भी योग पूछेगा तो बीच वाला मान लिख लेना है, बटा में पहला वाला मान लिख लेना है, प्लस होगा तो माइनस कर देना है, माइनस होगा तो प्लस कर देना है। आपका जो आंसर होगा वो आपका निकल के चला आएगा। तो इस प्रकार से इसका निकल के आंसर क्या आया था, 26 नंबर प्रश्न का आ गया था आपका आंसर डी नंबर, ठीक है। क्या निकल के आया, डी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, यदि व्युत्क्रम होंगे तो क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि अल्फा बराबर 1 बटे बीटा है, यानी कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो इसको आप तिर्यक गुणा कीजिए। 1 में 1 से गुणा कीजिएगा 1 होगा, और अल्फा में बीटा से गुणा कीजिएगा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1, यानी कि अब हो गया अल्फा बीटा बराबर 1 हो गया, यानी कि c बट्टे ए बराबर 1 दिया गया है। तो जब c बट्टे ए बराबर 1 है तो इसको आप तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, c बराबर ए हो जाएगा, क्योंकि c में 1 से गुणेंगे हो जाएगा c, और 1 में ए से गुणेंगे हो जाएगा 1, यानी कि c बट्टे ए कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर दिया गया है बी नंबर में। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर होगा, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 1/2, 1, 3/2, 2 डॉट 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 का 15वां पद क्या होगा। तो 15वां पद निकालने के लिए क्या करना होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप जब भी ऐसा पद आपको पूछे 15वां, 16वां, 17वां या 20वां कोई भी पद पूछे, आपको क्या करना, पहला वाला यानी प्रथम पद लिख लेना है। प्रथम पद कितना है 1/2 लिख लीजिए, प्लस कर लीजिए, आज जितना भी पूछेगा उसमें से एक को घटा दीजिए, एक को घटाएगा कितना बचेगा, 15 में से घटाएगा कितना होगा 14। आपको ट्रिक बता रहा है, ये 14 लिख लीजिएगा, ठीक है। जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े उनके लिए 14 लिख लीजिएगा, और उसमें डी से गुणा कर दीजिएगा। डी का मतलब क्या, सारबंतर। तो सारबंतर कौन निकलता है, दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, यानी 1 में से 1/2 घटाएंगे कितना होगा, 1/2 ही आएगा, यानी 1 पूरा 1 है। इसमें से 1/2 का मतलब 0.50, यानी कि आधा घटाएंगे क्या होगा, फिर आधा ही आएगा, यानी कि 1/2 ही आएगा। अब इसको आप बस जोड़ घटाओ गुणा कर दीजिए, 1/2 तो 1/2, यहाँ पे 1/2 तो 1/2, अब प्लस तो प्लस, 14 में से करेंगे हो जाएगा 14/2। अब चलिए इसको जोड़ दीजिए, 2 का एलसीएम 2 होगा, और 1 प्लस यहाँ पे 14 हो जाएगा, तो क्या होगा 1 प्लस 14 कितना 15/2, आपका आंसर आ गया। बस सिंपल क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं कर लीजिए फटाफट से, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखिए और बड़ी हमने आपको शुरू में बताया कि बड़ी खुशी होती है जब क्वेश्चन हम पढ़ा देते हैं, बता देते हैं, वही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ जाता है, मॉडल सेट में आ जाता है, तो बड़ी अच्छा लगती है इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। और किताब उताब मेरा ले लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा वेबसाइट का लिंक है, आप जाकर के दबा करके आप सारी चीजें वहां से सब्जेक्टिव मॉडल पेपर आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है। समानांतर श्रेणी में नहीं है, कब नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा कि जब a1 बराबर a2 नहीं होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, जब d1 बराबर d2 नहीं होगा, ठीक है, d1 बराबर d2 नहीं होगा तब, यानी कि सार बनता आपस में अगर बराबर नहीं होगा
तो आपका जो होगा एपी में नहीं होगा। तो आप यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि देखिए 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, कहिएगा सर 6 बचेगा। अब 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा सर, कहिएगा सर 5 बचेगा। ठीक है, तो ये बराबर तो है नहीं, कहीं 6 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका बराबर नहीं है, यानी कि आपका यह समानांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है बाबू, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बिल्कुल, अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही धमाल मचाने वाला प्रश्न है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद 9 है, सार्वंतर माइनस का 3 है, तो इसके प्रथम पद के प्रथम 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए बराबर दिया गया बाबू 9 और डी बराबर दिया गया है माइनस का 3 और इसके प्रथम 12 पदों का याद करना है, यानी कि S12 का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, काफी लाजवाब क्वेश्चन है और देखिए हर एक चीज को आपको बता देते हैं और थोड़ा सा लंबा यहाँ पे प्रोसेस दे देता है क्वेश्चन में, लेकिन लंबा प्रोसेस नहीं देना चाहिए, थोड़ी ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अच्छा चीज है ये कि अगर ऑब्जेक्टिव में लंबा प्रोसेस देता है तो आप लोग अच्छा कीजिएगा आगे जाकर के, क्योंकि ज्यादा दिमाग लगेगा, ज्यादा अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए तो इसको ज्ञात करने के आपको एसन ज्ञात करना है। तो एसन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि n/2 × 2a + n-1 × d हम लोग का एक फॉर्मूला होता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो s यहाँ पे 12 दिया गया, तो n/2 का मतलब 12/2 हो जाएगा, इंटू 2a यानी कि 2 गुणे आपका हो जाएगा यहाँ पे 9, ठीक है, प्लस n-1 यानी कि 9 में से यहाँ पे n-1 यानी कि 12 में से हो जाएगा आपका कितना 1 × d का वैल्यू कितना माइनस का 3 है। अब चलिए यहाँ पे घटाएंगे, हो जाएगा 12/6 है तो 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए उसके बाद से 9 × 18 प्लस यहाँ पे ध्यान देंगे 12 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 11 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना बचेगा 33 हो जाएगा, कितना माइनस का 33। ठीक है, माइनस का हो जाएगा 33। चलिए अब माइनस का 33 6 हो गया अभी। अब चलिए यहाँ पे 18 है और यहाँ पे माइनस का 33 है, तो जब 18 और 33 को जब आप लोग ये कीजिएगा, जब आप लोग हटाइएगा तो बचेगा कितना 15। ठीक है, बचेगा कितना 15, तो माइनस का 15 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 6 में गुणा करेंगे जब आप माइनस का 15 से, तो कितना हो जाएगा 15×6 90, यानी कि माइनस का हो जाएगा 90 कहाँ पे दिया गया बाबू, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो इस तरीके से आप लोग कमाल धमाल मचाइए परीक्षा में जाकर के, पूरे एक एक प्रश्न को समझिए। भले देखिए बाबू लंबा प्रोसेस हो रहा है, लेकिन हम अपने लिए नहीं ना कह रहे हैं, हम आपके लिए कह रहे हैं, ताकि आप जो परीक्षा में धमाल मचाएं, क्वेश्चन बदल के भी पूछा जाए, थोड़ा सा मेथड चेंज करके पूछा जाए, कुछ नहीं पढ़े हैं तो पूरा पढ़ लीजिए, आप समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। अब ऐसा मत कीजिए कि वीडियो अधूरा छोड़ करके चले जाइए, फिर ऐसे कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल, अगला प्रश्न कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 17, 34, 51, डॉट 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 का पद, कौन सा पद 117वां है, यानी कि 117वां में है, यानी कि 117वां पद आपको बताना है। तो इसको याद करने के देखिए क्या करना होता है आपको। यहाँ पे आपको a बराबर दिया गया है कितना 17, आपको यहाँ पे देखिए उसके बाद से 34 आपको दिया गया, क्या दिया गया ये आपको 34 बोल रहे हैं। यहाँ पे आपको d का वैल्यू याद करना है, तो a2 में से a1 होता है, घटाइए आपको, तो यानी कि 34 में से 17 घटाइए, कितना बचेगा आप 17 बचेगा, यानी कि ये आपका a का वैल्यू भी 17 है और d का वैल्यू भी आपका क्या हो रहा है 17 ही हो रहा है। और 117वां पद आपको बताना है, यानी कि an 17 बताना है आपको, क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d से हम लोग निकलेगा, तो a का वैल्यू हम लोग का है 17 आप प्लस n हम लोग को तो निकालना ही निकालना है, तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग n-1 × d का वैल्यू कितना है बाबू, d का वैल्यू हम लोग का दिया गया है कितना निकला था 17, और टोटल वैल्यू हमने कहा यानी कि an का वैल्यू कितना दिया गया है 170। ठीक है, क्या दिया गया है 170। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 17 आप प्लस हो जाएगा, आप 17 में n से गुणा हो जाएगा 17n, ठीक है, और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 17। ठीक है, अब देखिए ये 17 से ये 17 कट जाएगा, बच जाएगा ये आपका 170। अब देखिए 17n बराबर हो गया आपका 170, तो n बराबर क्या हो जाएगा 170/17। जब 170/17 कटाइएगा तो कितना होगा 10 10 में 170 आपका हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा, यानी कि 10वां पद जो होगा आपका 170 पद होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। उसने किया गया, देखिए यहाँ पे आपको a का वैल्यू दिया गया है, d का वैल्यू निकाल लीजिए, और an का वैल्यू आपको दिया गया है 170। ठीक है, तो यहाँ पे a का वैल्यू निकाल लेना से किससे निकालना था a + n-1 × d के फॉर्मूले से।
चलिए अगला प्रश्न देखिए बाबू, कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, काफी कमाल का प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 51,48,45 में 6 में पदों की जो संख्या होगी वो क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ए का वैल्यू दिखेगा, तो ध्यान से 51 दिया गया है। आपका डी का वैल्यू जो दिया गया है वो आपको निकालना होगा। 48 में से अगर आप घटाते हैं यहाँ पे 51 तो माइनस का 3 हो जाता है। और आपको ए एन का जो वैल्यू है वे आपका कितना दिया है, 6 दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग को 6 पदों में आपकी संख्या बताना है, यानी कि ए एन बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जानते हैं हम लोग। तो ए एन का वैल्यू बाबू हम लोग का कितना दिया गया है, ए एन का वैल्यू हम लोग का 6 दिया गया है, तो 6 बराबर हो जाएगा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 51 दिया गया, तो 51 आप प्लस यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस 1 को ये n माइनस 1 यहाँ पे हम लोग रहने देंगे। उसके बाद से डी का वैल्यू कितना दिया गया बाबू, तो यहाँ पे आपको माइनस का 3 हमने निकाला है, तो इसे हम लोग लिख देंगे। उसके बाद से ध्यान से देखेंगे तो 6 को 6 हो जाएगा और 51 को 51, और यहाँ पे देखेंगे n में माइनस 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा -3, और n माइनस 1 में -3 से गुणा करेंगे हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, अब देखिए आगे प्रोसेस हम लोग करते हैं। तो 6, अब देखिए यहाँ पे 6 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 51 और 3 कितना होता है 54, यानी कि 54 अब माइनस 3n। ठीक है, अब इसे हम लोग पक्षांतरित करते हैं, तो जब हम लोग पक्षांतरित इसे करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग हो जाएगा 3n बराबर हो जाएगा 54 माइनस का 6, तो 3n बराबर हो जाएगा कितना 48 हो जाएगा, और n बराबर कितना हो जाएगा 48/3 यानी कि 16। तो 16 आपका आंसर जो है n का वैल्यू निकल के चला आएगा। कितना कमाल किया ना, बिल्कुल बाबू। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो नहीं किए हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की। बाबू अगला प्रश्न क्या है, और देखिए ये तो क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में बताया था यार, सबको पता होगा कि 0 और 50 के बीच कितने विषम संख्या होगी। तो हमने आपको बताया था आधा ही होती है सब में, तो ये हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा सोचने समझने की इसमें जरूरत नहीं है, इसे सॉल्व करने की भी उतना जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और 1 नंबर है तो हम तो आपको बता देते हैं इतने ज्यादा, लेकिन बहुत अच्छी बात है 1 नंबर है तो आपको समझना है, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा जाता है। और मिस्टेक नहीं करना है और ध्यान से बाबू देखना है, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे यार, आपकी भविष्य की सवाल है, अनदेखा ना करेंगे किसी भी चीज को। अगला देखिए बाबू, प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में अगर कोण बी समकोण है और AB बराबर आपको 15√15 है और BC बराबर 1 है, तो AC बराबर 4 है, तो 10A का वैल्यू ज्ञात कीजिए। और यार कितने आसान क्वेश्चन है, देखिए ये आपका हो गया ABC एक त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका B जो है वह 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री है, सबकोण है। AB का वैल्यू आपका √15 है और BC का वैल्यू 1 है, तो AC बराबर अगर 4 दिया गया है तो 10A बराबर बताना है। तो 10A बराबर होता है क्या चीज, लंब बट्टे आधार होता है, ये होता है ना, लंब बट्टे कितना होता है, आधार होता है। तो लंब बट्टे आधार, लंब यहाँ पे क्या है 15, 15/1 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, यह देखिए 10A पूछा है बाबू, 15/1 नहीं होगा 10A। जब यहां से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, जब 10A पूछा है तो यहां से देखेंगे तो अब ये वाला लंब होगा, ध्यान देंगे, जो अगर मान दे दिया गया होगा वहां से हम लोग नीचे देखेंगे। अगर C दिया होता तो यहां से यहां देखते, लेकिन अगर यहाँ पे A दिया है तो नीचे देखेंगे। तो अब ये नीचे वाला लंब होगा और ये वाला आपका आधार होगा। तो लंब आपका अब हो जाएगा 1 और 1 बट्टे हो जाएगा 15 √15, तो हो जाएगा 1/√15, यानी कि 1/√15 कहाँ पे दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है यदि कोसेक थीटा बराबर के हो तो कोसेक फाई है, कोसेक फाई बराबर के हो तो कोसेक फाई का कोस फाई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, काफी लाजवाब क्वेश्चन है। इसका आंसर ऐसा ही आप याद कर लीजिए कि इसका जो राइट जवाब हो जाएगा अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 1/k, क्योंकि इसे थोड़े से के मान करके और इसे सॉल्व करेंगे, मतलब के तो दिया ही है, और तो अब इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका इस प्रकार से रूप में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहिएगा तो इसे आगे हम सब्जेक्टिव में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। अगले देखिए प्रश्न, ये तो आपका फॉर्मूला ही हो गया बाबू। ये प्रश्न देखिए 1/sec फाई बराबर जो होगा वह क्या होता है, तो 1/sec फाई बराबर आप सभी को पता होनी चाहिए कि होता है cos फाई, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए अगला प्रश्न ये भी देखिए, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि 10x इंटू 10 cot x इंटू 10x बराबर क्या होता है, तो cot x इंटू 10x बराबर हो जाएगा आपका 1, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। देखिए काफी आसान क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे आपने cot थीटा इंटू tan थीटा पढ़ा होगा,
ठीक है, या tan थीटा इंटू cot थीटा पड़ा, लेकिन थीटा का जगह जो है देखिए थोड़ी सी चेंजिंग किया गया है। यहाँ पे अब थीटा की जगह x रख दिया गया है, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अब देखिए अब आसान क्वेश्चन आ रहा है, फटाफट से बना देते हैं हम। देखिए और त्रिकोणमिति देखिए कितनी आसान है यार, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना आप सॉल्व हो जाएगा प्लीज बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि cos फाई बराबर 1/2। देखिए थीटा की जगह समय फाई दिया है, cos फाई बराबर दिया है 1/2, तो कोसेक फाई का वैल्यू ज्ञात कर देना है। तो cos फाई बराबर आप सभी क्या पता है क्या चीज होता है, आधार बटे की कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटे की कर्ण होता है, और कोसेक फाई आपको यहाँ पे निकाल देनी है। तो कोसेक फाई आपको निकालिए, पहले आप लंब निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए आप, लंब निकाल लीजिए। तो यही होता है आपका कर्ण बटा लंब होता है। क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो यहाँ पे 1/2 दिया गया है, तो यहाँ पे जब आप लोग आधार दे दिया गया है, और देखिए ध्यान से पहले इसको समझा देते हैं, ठीक है, दिक्कत नहीं होगा इसे। देखिए cos फाई दिया गया है, cos फाई बराबर यहाँ पे दिया गया है 1/2, यानी कि आधार बट्टी की क्या दिया गया है, कर्ण दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग को लंब निकालना, लंब निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर में आधार स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यानी कि रूट हो जाएगा 3। ये आपका निकल गया, क्या चीज निकलेगा बाबू, लंब निकल गया। ठीक है, और कोसेक फाई, कोसेक का मान क्या होता है, तो कहिएगा कि सर कर्ण बटा होता है लंब। तो कर्ण बटा जब लंब होगा तो कर्ण का वैल्यू कितना निकला है, तो कहिएगा कि सर कर्ण का वैल्यू दिया था पहले से ही, तो 2 है, और आपका लंब कितना है, रूट का 3 है। तो 2/√3, 2/√3 कहाँ पे दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है, अगला नंबर प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि यदि फाई बराबर 45 डिग्री दिया गया है, तो सेक फाई प्लस कोसेक फाई का वैल्यू बता दे। यानी कि देखिए अब कुछ नहीं करना है, फाई के बदले आपको बस यहाँ पे वैल्यू रख देना है, यानी कि सेक फाई दिया गया तो फाई के बदले 45 प्लस कोसेक फाई, यानी कोसेक के फाई, इसको यहाँ पे वैल्यू बता देना। तब बस आप सेक 45 डिग्री और कोसेक 45 डिग्री का मान रख के आप केवल जोड़ दीजिएगा। तो जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर है वो आंसर फटाक से निकल के चला आएगा। क्या निकल के आएगा, 2√2 निकल के चला आएगा। आप जोड़ लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की बात करते हैं बाबू, काफी कमाल का क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि यदि √3 tan a बराबर -3 है तो a का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, √3 tan a, ठीक है, -3 बराबर दिया गया है 0, तो √3 tan a बराबर हो जाएगा 3। अब देखिए tan a बराबर हो जाएगा कितना, 3/√3। अब जब रूट का 3 हो गया तो इसका परमीकरण कर देंगे, या फिर इसको जब कटाएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा √3, यानी कि tan a बराबर हो गया √3। अब देखिए अब ज्ञात कीजिए ये, यानी कि याद कीजिए ये कि tan में किसका वैल्यू √3 होता था, कहिए सर tan 60 डिग्री का होता है, यानी कि tan 60 बराबर हो जाएगा √3। यहाँ पे हो जाएगा tan रूट ये tan का, तो tan से tan आपका कट गया, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कहाँ पे दिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। देखिए अक्सर जो है ऑप्शन आपका बी नंबर जो है वह बिल्कुल ही राइट जवाब आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा यहाँ पे माथा पीछी भी नहीं करना है। प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि सेक यहाँ पे दिया गया है 35 डिग्री बटे कोसेक दिया गया है 55 डिग्री। ठीक है, और इसका कह रहा है स्क्वायर, आपको बता देना है कि इसका स्क्वायर जो होगा वह स्क्वायर इसका क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको एक को मान को चेंज कर लेना है और आपका दूसरा मान आ जाएगा। ठीक है, आपको तो पता ही है। तो इसका आप जब चेंज करते थे तो 1 आता था, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी आपका 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन आपका क्या होगा, 41 नंबर का आंसर जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर बाबू बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए बाबू, काफी कमाल का क्वेश्चन है ये रात का प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक होता है, यानी कि इनमें से सबसे अधिक मान जो होता है वह किसका होता है। तो याद करके रखिएगा, इसमें जो है सबसे ज्यादा मान हो जाएगा यहाँ पे cot 45 का। क्या हो जाएगा, cot 45 का, क्योंकि cot 45 का मान कितना होता है, शायद 1 होता है। ठीक है, तो ये आपका ये ज्यादा हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि sin 30 का मान कितना होता है। तो sin 30 का मान तो सबको पता है यार, हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए कि 1/2 होता है, कितना होता है 1/2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला बाबू प्रश्न क्या कह रहा है, लेकिन अभी तक जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज बाबू जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि दिक्कत ना हो। कह रहा है क्वेश्चन देखिए फॉर्मूला ही है, और देखिए आपको हमने पहले बताया था कि गणित का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा पहले जरूरी है कि आप फॉर्मूला याद कीजिए, क्योंकि देख रहे हैं कि फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन सबसे ज्यादा है। प्लीज बाबू फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, यहाँ पे भी फॉर्मूला ही है कि cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है। तो याद करके रखिएगा, आपका होता है माइनस का सेक स्क्वायर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका -a कह रहे हैं, साइन होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर, ऑप्शन क्या हो जाएगा
ए नंबर हो जाएगा। चलिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर यहाँ से हम लोग साइन का वैल्यू निकालते साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस ना करके कॉस स्क्वायर पहले दिया है, यानी कि कॉस स्क्वायर पहले दिया है, तो जो साइन स्क्वायर होता था वह माइनस में चला जाएगा, ये है ना। तो इस तरीके से हो रहा है। देखिए, एक एक क्वेश्चन आपको पूरा राइट जवाब दिया बताया जा रहा है, एक भी क्वेश्चन यहाँ पे गलती नहीं मिलेगा आपको। अगला प्रश्न कह रहा है कि माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है यहाँ पे आपको भी क्या होता है, तो बस यहाँ पे भी आपको फॉर्मूला का थोड़ा सा यूज कर देना है कि 1 माइनस साइन सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, उसको आपको कॉट स्क्वायर से आपको गुणा कर देना है, तो आपको पता हो जाएगा कि इसका राइट जवाब जो ये होगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा कि यहाँ पे भी माइनस का 1 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी आपको पता है कि यहाँ पे माइनस का 1 होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए अब यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है। देखिए साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा का वैल्यू क्या कह रहा है। ठीक है, साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा का वैल्यू आपको याद करना है कि यहाँ पे साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं साइन अल्फा कर देंगे इंटू कॉट अल्फा का, कॉट का वैल्यू क्या होता है आपका कॉस अल्फा बट्टे क्या होता है साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, बच गया क्या चीज कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो बाबू आपको एकदम परीक्षा में धमाल मचाना है, आपको एकदम डरना नहीं बाबू, लड़ना है एकदम आपको। चलिए, अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आप ही का होगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि थीटा बट्टे 5 बराबर 12 डिग्री दिया गया हो तो 3 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा का जो वैल्यूज होगा वह क्या होगा, आपको याद करके रखा। ये मतलब आंसर क्या होगा, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर बिल्कुल हो जाएगा। और इसको क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कि सब्जेक्टिव में इसको हम बताएं। ठीक है, ये हम सब्जेक्टिव में बताएंगे तो बहुत ज्यादा बेहतरीन होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। और वैसे भी ऐसे आप बनाते हैं तो बन जाएगा थीटा बट्टे 5 बराबर 12 दिया गया है, तो 12 × 60 थीटा बराबर क्या होगा 60 डिग्री हो गया। ठीक है, थीटा बराबर कितना हो गया, ठीक है बता देते हैं यार। ठीक है, देखो थीटा बट्टे 5 दिया गया है बराबर 12 दिया गया है, तो 12 यहाँ पे दिया गया था, 3 गुणा कर लेंगे, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा कितना 12 × 50 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि अब 3 गुणे कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू अब बस आप यहाँ पे रख गुणा कर दीजिए, तो 4 निकल के चला आएगा यार। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए काफी लाजवाब क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4 स्क्वायर एक्स का जो वैल्यूज होगा वह क्या होगा। ये काफी आसान क्वेश्चन है, काफी लाजवाब क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब जो होगा वो इसका भी 1 ही होगा। क्या होगा, इसका भी 1 होगा। अगर साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 दिया गया तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के पावर 4 जो होगा वो भी 1 होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए जो भी छोटा छोटा क्वेश्चन आपको आंसर ही केवल बता देते हैं। ठीक है, और जितना भी क्वेश्चन इसमें छूट रहा होगा हम सारा का सारा क्वेश्चन जो होगा आपको, ये तो सभी फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है यार, इसमें बताने की क्या जरूरत है। समय भी आपको ज्यादा लग रहा है लेकिन अच्छा तरीके से आप समझ भी रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ दिया आपका फॉर्मूला से कि कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो सेक 30 डिग्री के बराबर होता है। क्या होता है, सेक 30 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अभी तक जो भी बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्दी से कर लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा सॉल्व किया लेकिन हमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाउट लगा हुआ है। हमारा जो आंसर है ये सी नंबर आ रहा था, लेकिन हमारा x + 1/2x आ रहा था हम सॉल्व करने पे, हम सॉल्व कर रहे थे तो, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर दिया गया है, तो थोड़ा सा हमें डाउट लगा हुआ। अगर आपको पता होगा तो आप बना लीजिएगा, लेकिन नहीं पता हम बता देते हैं हम कैसे बनाए हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हमारा आंसर सही है, यहाँ पे शायद जो गलती दे दिया है ऑप्शन। ठीक है, देखिए कैसे हम बनाए थे इसको, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा बाबू, ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर x दिया गया, तो कोसेक थीटा का वैल्यू बताना है आपको। तो देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर x दे दिया है, तो इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का, चूंकि हम लोग जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और हम सभी ये भी जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, इंटू हो जाएगा ए माइनस का बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है, तो इस वाले फॉर्मूले पर हम इसे बैठा देंगे, यानी हो जाएगा क्या चीज कोसेक थीटा प्लस अब हो जाएगा कॉट, यहाँ पे कॉट थीटा। ठीक है, ठीक से थोड़ा सा लिखा नहीं जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कॉट थीटा इंटू अब हो जाएगा ए माइनस बी, यानी कि कोसेक थीटा
माइनस हो जाएगा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1। ओके, अब देखिए यहाँ जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे पहले मान क्या दिया गया है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या दिया गया, x। तो इसे हम लोग x लिख लेंगे, यानी कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू में इसके बदले हम लोग देंगे x बराबर हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे x का अगर ये यहाँ पे अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर अगर निकालते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर हम लोग निकालते हैं तो ये अब ये बट्टा में चला जाएगा नीचे, यानी कि 1/x हो जाएगा। अब चलिए जब 1/x यहाँ पे आ चुका है, यानी कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/x आ चुका है, अब हम इसे हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग जोड़ेंगे समीकरण 1 और 2 को। ये समीकरण 2 था। समीकरण 1 क्या कह रहा था, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर x, और इसको जोड़ते हैं किससे, कोसेक थीटा प्लस कॉट। थोड़ा सा बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, कुछ बच्चे होंगे तो बने रहिए हमारे साथ, और जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उन लोगों के लिए बता रहे हैं, और आप नोट कीजिएगा ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको 1/x आया था। ठीक है, अब इसे जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो कॉट थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या चीज, 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा बचेगा यहाँ पे बराबर हो जाएगा क्या चीज, यहाँ पे देखिए x/1। देखिए अब इसको जोड़ना है, x प्लस x/1, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x और x हो जाएगा कितना हो जाएगा 2x प्लस 1/x, 2x प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे x, यही बचेगा ना, यहाँ पे x नहीं 2x थोड़े ना होगा जी, यहाँ पे केवल x ही होगा। ठीक है, यानी कि x प्लस 1/x हो जाएगा। अब कोसेक थीटा का वैल्यू पूछ ही रहा था, कोसेक थीटा तो निकल ही गया, x प्लस 1/x में अब 2 ये नीचे चला जाएगा, यानी कि x प्लस 1/x और बटे 1 ये बटे 2, तो ये आपका हो गया आंसर। अब ये भाग में तो गुणा में बदल दीजिए इसको, तो x प्लस 1/x इंटू ये आपका चला जाएगा, ये कुछ नहीं है तो नीचे है तो 1 चला जाएगा ऊपर, नीचे चलेगा 2, यानी कि अब बच गया कितना, x प्लस 1/2। अब यहाँ पे इसको गुणा करिए, x प्लस 1 में 1 से गुणा कीजिए तो x प्लस 1 हो जाएगा, x में 2 से गुणा कीजिए कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, यानी कि x प्लस 1/2x आपका आंसर आना चाहिए, न कि x² प्लस 1/2x आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि हमने किस तरीके से बनाया था और इसी तरीके से बनेगा, आंसर मेरा सही है। यहाँ पे आपको x² नहीं देना चाहिए, शायद हो सकता है कि गलती हो गया होगा बिहार बोर्ड से, यहाँ पे जो भी टीचर होंगे टाइपिंग करने में या फिर भी कैसे, लेकिन अगर आपको पता है कहीं हम गलती हो गए तो आप हमें बता दीजिएगा। ठीक है, लेकिन इस चीज को हम कहते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमें जो होता है हम आप बताते हैं समझाते हैं, लेकिन एक भी क्वेश्चन आपको डाउट वाले नहीं रखते हैं हम। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। अगला नंबर प्रश्न बाबू काफी कमाल का क्वेश्चन है और लाजवाब क्वेश्चन है, तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए प्लीज बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 को आपको बताना है। तो आपको क्या करना है कि सेक 60 डिग्री का वैल्यू लिख लेना है, टेन 60 डिग्री का वैल्यू लिख लेना है, दोनों को घटा देना है और एक को जोड़ देना है। जब आप जोड़िएगा तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, आपको जोड़ घटाव कर लेना है, बस आपको मान रख के चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बड़े, और ये देखिए ये क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है बाबू। कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, ये सबको पता है यार, तो क्या होता है 10 ए के बराबर होता है। कितना होता है, तो 10 ए के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी का बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 2tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का जो वैल्यूज होगा ये क्या होगा, ये बस आपको कटा के बता देने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 2 गुणे 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/3 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, √3 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे √3 का स्क्वायर कर देंगे, हो गया। चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो 2/√3 ये हो गया, ये देखिए, तो 2/√3 ये हो गया। उसके बाद से नीचे यहाँ पे 1 प्लस अब 1/3 को स्क्वायर करेंगे तो 1/केवल 3 बचेगा। ठीक है, अब चलिए इसे सॉल्व कीजिए, इसे जोड़ गुणा भाग कीजिए, तो 2/√3 तो 2/√3 यहाँ पे रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 3 और 1 का इसे जोड़ कर दीजिए, 3 और 1 का ये एलसीएम कीजिएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, 3 मार्क में जाएगा 3 से गुणा कर देंगे हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी कि हो जाएगा 2/√3 गुने, अब ये नीचे वाला ऊपर भेज दीजिए, तो यानी कि हो जाएगा 3/4, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ पे 4√3, क्या हो जाएगा 4√3, कटा दीजिए तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6, कितना हो गया 3 देखिए यहाँ पे 3/2√3 आपका आ गया। ठीक है, 3/2√3 आ गया। अब इसे आप कटाएंगे तो रूट का 3 हो जाएगा, यानी कि √3/2 आ गया, तो
तो √3/2 आपको बताना है कि √3/2 जो होगा। देखिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस पूछा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो बताएंगे ही। चलिए बाबू प्लीज तो आप ध्यान समझिएगा, वीडियो छोड़ के न जाइएगा ना तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसके बराबर होता है, √3/2 किसके बराबर होता है, तो 60 डिग्री के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाबू डी नंबर। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बड़ी खुशी होती है कि जितना भी क्वेश्चन बताते हैं पढ़ाते हैं सारा का सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ जाता है, आ जाता है। तो अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक के 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2 बोल रहा है 2√3 है लंबी है, तो सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा आपको ये बताना है क्या होगा। तो देखिए काफी आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे आप त्रिभुज के तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए ये 6 मीटर आपकी इसको पहले दर्शा देते हैं एबीसी से। आपका 6 मीटर ऊंची एक खंबी है और पृथ्वी पर छाया कितना है 2√3 है। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि आपको कोण बता देना है। तो आपको देखिए यहाँ पे लंब बटे आधार से बनेगा यानी कि 10 के फॉर्मूला में लोग जाएंगे 10 हो जाएगा, ठीक है 10 से। तो यानी कि 6/2/3, ठीक है ये 2√3, ठीक है लंब बटे आधार। तो ध्यान दीजिए 3 दूनी 6 यानी कि 3/√3 और √3 को 3 से कटेगा तो बचेगा √3 यानी कि हो जाएगा √3। तो √3 बताइए 10 में किसका मान √3 होता है, तो कहेंगे सर 10 60 डिग्री का मान होता है, 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो √3 कितना हो जाएगा 60 डिग्री यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। समझ में आ रहा है ना। चलिए बाबू अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला नवा प्रश्न देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है कि किसी मीनार की ऊंचाई अगर 15 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जो होगी वह जमीन पर क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि यही सभी क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, आपको डरना नहीं बाबू, लड़ना है। आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए। ये आपका 15 मीटर आपको दिया गया है, उसके बाद से नीचे छाया की लंबाई कितनी दी गई है बाबू, तो ये आपको ज्ञात ही करना है। और इसका उन्नयन कोण दिया गया है 60 डिग्री यानी कि 10 से मनाएंगे 10 60 डिग्री से, तो हम लोग का बन जाएगा 10 60 बराबर हो जाएगा AB/BC। तो AB का मान कितना दिया गया है 15, 15/BC, BC तो निकालना ही है क्योंकि इसकी छाया की लंबाई निकालना है। तो यहाँ 10 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 बराबर हो जाएगा 15/BC। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तिर्यक क्या हो जाएगा √3BC बराबर हो जाएगा 15। तो BC बराबर हो जाएगा हम सभी के क्या चीज 15/√3। अब √3 नीचे नहीं रहता है, इसे हम लोग क्या करेंगे परिमीकरण कर देंगे। तो ऊपर से √3 से गुणा कर देंगे, नीचे √3 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 15√3 हो जाएगा। नीचे हो जाएगा √3, 2 को रूट हो गया तो 1 रूट मतलब कि बाहर हो जाएगा 3, तो 3 हो गया नीचे और 3 बचे हो जाएगा 15 यानी कि 5√3। तो 5√3 बाबू देखिए कहाँ पे दिया गया बाबू, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अभी तक वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए। ये देखिए क्वेश्चन आपको अभी बताया था, मतलब पीछे वाले वीडियो में हमने बताया था आपको। और ये देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन लड़ गया। बड़ा खुशी होती है जब आपको सभी बताया हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ जाता है, मॉडल पेपर में लड़ जाता है, बिहार बोर्ड जारी करता है। तो ऐसा ही मिलेगा आपको आगे सारी क्वेश्चन और आपको लड़ता जाएगा क्वेश्चन, आपके एग्जाम एकदम धमाल मचाना है आपको। तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं। निर्देशांक अक्ष के प्रतिच्छेदन जो बिंदु होती है उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। काफी दिनों से बता रहे हैं आपको कार्तीय और ऊर्ध्वाधर आपको तल को जब ये प्रतिच्छेद करते हैं क्या कहते हैं, और इसका मूल बिंदु होता है मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। अगला देखिए अगला प्रश्न कह रहा है बहुत ही शानदार प्रश्न कह रहा है कि बिंदु -6, -8 किस पाद में स्थित है, आपको ये बताना है। तो हमने आपको बताया था, बार बार आपको हम बता रहे हैं, कई बार बताए हैं, देख सकते हैं। देखिए जो क्वेश्चन हमने आपको बार बार बताते हैं और वही क्वेश्चन आता है, बड़ा दिल से अंदर से खुशी होती है कि हमारे बच्चे तो सभी बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका तल होता है, ये प्रथम होता है, ये द्वितीय होता है, ये आपका तृतीय होता है, ये आपका चतुर्थ होता है। लेकिन बार बार बताते हैं जिससे कि दिक्कत ना हो। इसमें होता है आपका टोटल प्लस यानी कि दोनों प्लस, यहाँ पे होता है माइनस, उसके बाद से ये होता है दोनों माइनस, ये होता है आपको प्लस और माइनस होता है। तो कह रहा है दोनों माइनस में है, दोनों माइनस मतलब क्या हो जाएगा तृतीय पाद में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए अगला प्रश्न बाबू हम सभी क्या कह रहा है, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों में तो शेयर करना ना भूलेंगे आप लोग, सभी बच्चों को शेयर कीजिए, बताइए कि बहुत ही धमाल क्वेश्चन चला रहे हैं मंटू सर। तो जल्दी से वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग भी और देखना शुरू कर दीजिए। कह रहे हैं कि मूल बिंदु से बिंदु P साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की दूरी जो होगी वो क्या होगी। तो मूल बिंदु से आपको दूरी बताना है, तो मूल बिंदु से इसकी दूरी जो होगी क्या हो जाएगी, आपका 1 इकाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी 1 इकाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी का बहुत ही शानदार प्रश्न कह रहा है कि बिंदु R दिया गया है 1,1 और -1,5 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए आपको सिंपल क्या करना है, आपको एक रूट लगा देना है और इस दोनों में से जो दूसरा वाला मान दिया उसमें का पहला और पहले वाले में का पहला के मान को घटा के स्क्वायर करना है, यानी कि -1 को घटाना है -1 को,
ठीक है, इसका करेंगे स्क्वायर। और इसी तरीके से 5 में से घटाएंगे 1 का, तो 5 में से हो जाएगा 1, इसको कर देंगे वो स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए -1 कितना होगा, -2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4, आप प्लस यहाँ पे 4, 5 में से एक जाएगा, कितना बचेगा आपको, यहाँ पे बच जाएगा आपका 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16 और 4 कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, अब देखिए जब 20 होता है तो 20 को आप लोग रूट से बाहर कीजिए, रूट से बाहर करेंगे कितना, 2√5 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 5 20, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, सी नंबर दिया गया। देखिए बिल्कुल आपका राइट जवाब हो गया ना, बिल्कुल एकदम आपको एकदम लाजवाब तरीके से आपको बता रहा है और काफी जबरदस्त तरीके से। अगला देखिए क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, और सभी सब्जेक्ट का आप लोग आंसर की देख लीजिएगा, इस चैनल पे उपस्थित है तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको वो सारा का सारा आपको एक एक करके मिल जाए। डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको लिंक दे देंगे, आप सबका ढूंढ करके देख लीजिएगा। कह रहे कि रेखा y बराबर 8 का लेख निम्न में से किस बिंदु से होकर के नहीं गुजरेगी। ठीक है, आपको ये बताना है y बराबर 8 का लेख निम्न में से जो होगी वह किससे जो है होकर के नहीं गुजरेगी। तो याद करके रखिएगा कि वो 8, 1 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट जवाब कि इससे होकर के नहीं गुजरेगी।